वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रिपानी। और आज साहित्य सागर जी की एक दूसरी स्टोरी, बड़े घर की बेटी। मैंने सारे हिंदी के लेसन वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। यस, आपकी सारी इंपॉर्टेंट स्टोरीज जो सेमेस्टर 2 में आने वाली है वो सारी अपलोडेड हैं। जरूर अंत तक देखें और देखें कि प्लेलिस्ट पर वो उसको मैं शो कर भी दूंगा। तो आज की कहानी है बड़े घर की बेटी। ऐसा लगता है कि आप कोई सीरियल जो हिंदी के जो डेली सोप आते हैं ना, उसकी एक कहानी देखोगे उसमें। जी हाँ, आपको ये एक हिंदी सीरियल की एक कहानी लगेगी। और शायद मैं गलत ना हूं तो कुछ सीरियल इस पे बन भी चुके होंगे। तो मुंशी प्रेमचंद जी, हाँ, मुंशी प्रेमचंद जी इस कहानी के कहानीकार हैं। इनका जन्म 31 जुलाई 1980 को वाराणसी जिले में, जी आप तो जानते ही हैं, मैं भी वाराणसी में हूं। अच्छा, वाराणसी जिले के लमही गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। और मुंशी प्रेमचंद जी को आप जानते ही हैं, आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह कहा जाता है और उपन्यास सम्राट बने जाते हैं। इनकी कुछ प्रमुख कहानियां कौन कौन सी है? पूस की रात, बड़े घर की बेटी, दीपदान, गोदान, पंच परमेश्वर। अगर आप में से किसी ने भी इनमें से कोई कहानी पढ़ी है तो जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपने इसमें से कौन सी कहानी पढ़ी और वह आपको कैसी लगी। तो आगे जानते हैं, क्योंकि हमारी कहानी तो है बड़े घर की बेटी। तो उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी ने बहुत ही अच्छी कहानियां लिखी हैं और उनमें से बड़े घर की बेटी एक श्रेष्ठ सामाजिक कहानी है। ये एक सोशल स्टोरी है। और आनंदी एक अमीर घराने से एक ऑर्डिनरी, एक मध्यम वर्गीय परिवार की बहू बनकर आती है। वहां के हालतों के अनुकूल वह अपने आप को ढाल भी लेती है। वह अपने देवर से अपमानित होकर भी घर की इज्जत बचा लेती है। तो आनंदी के उच्च संस्कार उसे सचमुच बड़े घर की बेटी बनाते हैं। तो व्यक्ति बड़े घर से आया है, अमीर परिवार से आया, उससे नहीं होता है। आपके बड़े संस्कार आपको बड़ा बनाते हैं। यही कहानी का एक संदेश है। आइए पूरी कहानी समझते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी हिंदी सीरियल की कोई एक कहानी देख रहे हैं। तो बेनी माधव, हाँ, बेनी माधव गौरीपुर नाम के गांव के एक जमींदार और नंबरदार थे। ये नंबरदार क्या होता है? नंबरदार या लंबरदार भी कभी कभी कहा जाता है। ये जमींदारों के जो पावरफुल जिनका गांव में, समाज में बहुत नाम होता है, रुतबा होता है, ऐसे परिवार को बिलोंग करने वाले लोगों को नंबरदार कहते थे पहले। ठीक है। तो बेनी माधव जी के 2 बेटे थे। हाँ, बड़े बेटे का नाम श्रीकंठ, दूसरा श्रीकंठ उसने बहुत दिनों से कठिन परिश्रम और मेहनत से, उद्योग मतलब मेहनत से, बीए की डिग्री प्राप्त की थी। और इस समय वह एक दफ्तर में नौकर तथा शादीशुदा था। तो इस कहानी में उसकी शादी हो चुकी है। उसकी पत्नी का नाम है आनंदी। आनंदी एक बड़े घर की बेटी है और उसके पिता ठाकुर भूप सिंह, हाँ, ठाकुर भूप सिंह एक छोटी सी रियासत के तालुकदार थे। आनंदी उनकी 7 संतानों में से, किनकी? ठाकुर भूप सिंह की 7 संतानों में से चौथे नंबर की संतान थी। याद रखिएगा, ठाकुर भूप सिंह अपनी इस बेटी से बड़ा प्रेम करते थे। वह सुंदर भी थी, प्रतिभाशाली भी थी और अपने पिता की प्यारी थी। क्योंकि आप जानते ही हैं, जो संतान गोरी होती है, समझदार होती है, वो पिता की भी ज्यादा प्रिय होती है। अब ठाकुर भूप सिंह ने आनंदी की शादी कैसे कर दी इस मध्यम वर्गीय परिवार बेनी माधव के बेटे श्रीकंठ से? तो इसके पीछे भी एक किस्सा है। तो श्रीकंठ एक बहुत ही सौम्य स्वभाव के एक सज्जन पुरुष हैं। और यह ठाकुर भूप सिंह के पास, हाँ, यह ठाकुर भूप सिंह के पास किसी चंदे को लेने के लिए गए थे। वहां उनके अच्छे व्यवहार से रिझ कर
से प्रसन्न होकर ठाकुर भूप सिंह ने अपनी बेटी आनंदी का विवाह इनसे करना तय किया। तो इस तरीके से आनंदी इनकी पत्नी बन गई। आइए, छोटा लड़का, किनका छोटा लड़का? बेनी माधव का। बेनी माधव का छोटा लड़का लाल बिहारी। हां, जैसा नाम लिखा है लाल बिहारी, ये दोहरे बदन का सजीला जवान था, अर्थात चौड़ा वेल बिल्ट लड़का था। भरा हुआ मुखड़ा अर्थात चेहरा खूब बड़ा हुआ, चौड़ी छाती, वो लोग जो पहलवानी करते हैं ना उस टाइप का लड़का था। और भैंस का 2 सेर ताजा दूध तो वह सवेरे ही उठकर पी जाता था। परंतु श्रीकंठ, जो कि इसका बड़ा भाई था, ठीक उसका उल्टा था। श्रीकंठ शरीर और चेहरे दोनों से ही चमकहीन था। कांति मतलब चमक, उसके चेहरे में चमक नहीं थी। क्यों? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण था उसकी बीए की पढ़ाई। उसने बीए की पढ़ाई को प्राप्त करने के लिए अपने शरीर को और अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं की, और इसी के कारण उसने अपने छोटे भाई से ठीक विपरीत दिखाई देता है। बट स्वभाव में भी दोनों क्या हैं? एक दूसरे से विपरीत हैं। अच्छा, बेनी माधव, हां, बेनी माधव की वर्तमान में आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। क्यों? बेनी माधव तो एक ठाकुर जमींदार थे। तो बेनी माधव ने अपने आधे से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर दी है, क्योंकि उनके बहुत सारे मुकदमे चल रहे थे। और वर्तमान में उनके पास कमाई जो थी वह 1000 वार्षिक से अधिक नहीं थी, मतलब बहुत ही नॉमिनल इनकम थी उनके पास। बेनी माधव के पिता किसी समय में बड़े धन्य धान से बहुत रिच और संपन्न व्यक्ति थे। अरे भाई, गांव के जमींदार थे भाई। तो उन्होंने अपने समय में गांव में पक्का तालाब, गांव में मंदिर का निर्माण कराया था। बट आज क्या स्थिति है? आज उसी तालाब, उसी मंदिर की मरम्मत कराने की भी हैसियत बेनी माधव की नहीं है। आज केवल वह गांव में वह तालाब और वह मंदिर सिर्फ एक कीर्ति स्तंभ रह गया है। मतलब कीर्ति स्तंभ मतलब सिर्फ याद करने वाली वस्तु रह गई है ना, क्योंकि इसका रख रखाव, इसका देखभाल करने की अब बेनी माधव में हैसियत नहीं रही। बेनी माधव के पितामह द्वारा बनाए गए तालाब और मंदिर के लिए बेनी माधव कुछ भी नहीं करते थे, था ही नहीं उनके पास करने के लिए। अब श्रीकंठ, जो कि बेनी माधव के बड़े बेटे हैं, श्रीकंठ ने बीए पास किया था और इस अंग्रेजी डिग्री को प्राप्त करने के, अधिपति मतलब होता है प्राप्त करने, अक्वायर करने पर भी वह पाश्चात्य समाज, पाश्चात्य मतलब होता है वेस्टर्न, हम लोग वेस्टर्न बोलते हैं ना, हाँ, इंग्लिश जिसको कहते हैं, वेस्टर्न सामाजिक प्रथाओं के वे विशेष प्रेमी न थे। इसका मतलब है उनको वेस्ट की, फॉरेन की चीजें बहुत पसंद नहीं थे, बल्कि वे बहुधा मतलब होता है ज्यादातर, वह ज्यादातर बड़े जोर से इसकी निंदा और इवन इसका विरोध या तिरस्कार करते थे। किसका विरोध करते थे? वह वेस्टर्न या पाश्चात्य मतलब फॉरेन कल्चर का, वेस्टर्न कल्चर का वो विरोध करते थे। उल्टा क्या, बीए पढ़ने के बावजूद वे हमारे भारत की प्राचीन सभ्यता का गुणगान करते थे और उनकी प्रकृति, उनका स्वभाव भी ऐसा था, वह खुद भी उसी स्वभाव के थे। वह ज्वाइंट फैमिली, जिसको हम सम्मिलित कुटुंब के नाम से जानते हैं, हाँ, ये टिपिकल हिंदी वर्ड है, हाँ, ज्वाइंट फैमिली, जिसमें सारा परिवार, जिसको संयुक्त परिवार भी कहते हैं ना, तो वो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में बिलीव करते हैं। और आप तो जानते ही हैं, ऐसा बिलीव करने वाले वो बहुत ही कम लोग बचे हैं। इसीलिए कहा गया है इस कहानी में कि वह ज्वाइंट फैमिली के बिलीव करने वाले एकमात्र उपासक हैं। में मिलजुल कर रहने में जो अरुचि थी, हाँ, अरुचि मतलब डिसलाइक, है ना, लड़कियां डिसलाइक करती हैं ज्वाइंट फैमिली में रहना। और ठीक उल्टे स्वभाव का है हमारा श्रीकंठ, वह तो ज्वाइंट फैमिली का फेवर करता है, उसे जाति और समाज के लिए हानिकारक समझते थे। देखा? और आप जानते ही हैं, गांव की सारी स्त्रियां श्रीकंठ की बुराई करती थी, उसकी निंदक थी, क्योंकि वह ज्वाइंट फैमिली में बिलीव करते थे और कोई भी ज्वाइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं करता है आजकल। तो कोई ना कोई उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच नहीं करती थी। अब आते हैं आनंदी के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में जानते हैं। तो आनंदी नाम से ही है आनंद देने वाली,
हाँ, स्वभाव ही उसका ऐसा था। वो बड़ी ही अच्छी स्त्री थी। वह घर के सभी लोगों का सम्मान करती, सबका आदर करती, परंतु उसकी राय ज्वाइंट फैमिली के बारे में अपने पति से थोड़ी अलग थी। हां, पूरी तरह से भिन्न नहीं है, पर थोड़ी अपने पति से अलग है। क्या अलग है उसमें? उनका सोचना था, आनंदी का सोचना था कि यदि बहुत कुछ समझौता करने पर भी परिवार के साथ गुजारा, जिसको निर्वाह कहते हैं, करना मुश्किल हो तो अलग हो जाना ही बेहतर है। तो ज्वाइंट फैमिली को त्यागने की भी आनंदी तैयार है अगर मिलकर रहना मुश्किल हो। आइए देखें एक दिन की क्या घटना घटती है। मैंने कहा ना, आपको लगेगा कि कोई एक हिंदी सीरियल की कहानी सुन रहे हैं। यहीं से कहानी अब शुरू होती है। तो एक दिन आनंदी अपने देवर के लिए, उसका देवर आप जानते हैं लाल बिहारी है, लाल बिहारी ने 2 चिड़ैया पकड़ के लाया था। चिड़ैया मतलब चिड़िया। और कहा, भाभी इस चिड़िया को मेरे लिए पका दो, मांस पका दो। अब आनंदी तो बड़े घर की बेटी थी, उसे बचत करना तो आता नहीं था। किफायत मतलब होता है कम खर्च में घर चलाना। उसने देखा कि हांडी में 1 पाव तेल ही है। आनंदी ने हांडी का सारा घी मांस पकाने में उपयोग कर दिया। अब मांस तो पक गया, ठीक है। उसके कारण अब जो दाल बनाई गई इसके साथ, दाल में घी बचा ही नहीं, तो उसने दाल में घी नहीं डाला। अब इसी कारणवश देवर और भाभी में झगड़ा हो गया, क्योंकि लाल बिहारी को घी पसंद था और घी न होने पर उसने भाभी को पूछा, हां, ताना मारते हुए पूछा कि भाभी दाल में घी क्यों नहीं है? तो भाभी ने बोला कि भाई घी खत्म हो गया। तो उसने कहा, अरे अभी परसों ही तो घी आया था। बट भाभी को, जो कि बड़े घर की थी आनंदी, उसको बुरा लग गया। उसने तुनक कर जवाब दिया, खत्म हो गया तो खत्म हो गया, थोड़ा सा था ही। अब लाल बिहारी जवाब पर जवाब। देखिए, एक लड़की से, एक स्त्री से आप बहुत ज्यादा क्या नहीं कर सकते, बहस नहीं कर सकते। और यही हो रहा है उसके घर में। अब क्या होगा, जैसे ही लाल बिहारी को गुस्सा आ जाएगा तो वो कहेगा कि अरे आपके महके में क्या घी की नदियां बहती हैं? अब लाल बिहारी के इस गुस्से में, और मैके को ताना देना, स्त्री के मैके को कभी ताना नहीं देना चाहिए, याद रखिएगा। अब आनंदी को बहुत गुस्सा आ जाएगा, वो क्रोध में आ जाएंगी। और आनंदी क्योंकि बड़े घर की बेटी थी और उसके यहां कोई भी चीज की कभी कोई कमी नहीं थी, उसके घर में तो हाथी तक था, बड़े बड़े यस गलियारे थे, घर में बगीचा था। और यहां तो वह क्या करने आई थी, एक अपना एक जूता तक ले आई थी, जो मखमल के जूते, जिसको वो उसने क्या किया था, सोची थी बाग में आके सैर करेंगे। यहां तो कुछ था ही नहीं, यहां तो खिड़कियां दरवाजे तक प्रॉपर नहीं थे, छोटा सा घर था। तो अब उस छोटी सी जगह पे वो अपने आप को एडजस्ट तो कर चुकी थी। बट याद रखिएगा, किसी भी स्त्रियों को गाली तो सह सकती हैं, इवन मार भी स्त्री खा सकती है, हां, बट मैके मतलब समझ रहे हो, मां का घर, मैके की निंदा नहीं सह सकती। ये एक औरतों की बहुत बड़ी कमजोरी होती है, और यही हुआ आनंदी के साथ भी। तो आनंदी तो बोल भी देगी ना, अब गुस्से में क्या बोलेगी। आनंदी ने का दाल का घी न होने पर अपने देवर से कहा सुनी हो गई, और उसने तो यहां तक कहा आनंदी ने कि अरे मरा हुआ हाथी भी क्या होता है, लाख का होता है। अर्थात हम लोग तो इतने रिच हैं कि हमारे यहां क्या है, इतना घी तो हमारे यहां नौकर खा जाते हैं। जो एक शेर घी की बात कर रहे हो, वो हमारे यहां तो इतना नौकर खा जाते हैं, और हमारे यहां तो हाथी भी है हमारे घर में। तो इससे तो लाल बिहारी, बाप रे, अब जानते हैं किसी आदमी से जो कि बॉडी बिल्डर टाइप का आदमी है, लाल बिहारी तो अब जानते हैं हट्टा कट्टा है। अब उसको तो क्रोध, जानते हैं एकदम क्रोध में लाल हो गया। उसके हाथ में खड़ाऊ जानते हैं क्या होता है ना, खड़ाऊ लकड़ी की चप्पल होती है, खट 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 चलते समय बट खट 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 बहुत आवाज करती है। आपने देखा होगा, कुछ साधु टाइप के लोग पहनते हैं उसको, लकड़ी के चप्पल होते हैं। उसी ने लाल बिहारी ने क्या किया, खड़ाऊ फेंक दिया, और आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ को रोक तो लिया, पर उसके हाथ में एक गहरा घाव हो गया। अब आनंदी का आव न ताव, आनंदी की तो एकदम त्योरियां चढ़ गई। त्योरियां मतलब चढ़ना, मतलब एकदम क्रोधित हो गई है। अब वह वेट करने लगी, अपने आप को कमरे में कैद कर लिया, और 2 दिन तक बिना खाए पिए कमरे में बैठी रही। क्योंकि श्रीकंठ जो थे वह हर सप्ताह में 1 दिन ही आते थे। हाँ, उनको छुट्टी मिलती थी ना, वीकेंड की छुट्टियां मिलती हैं जैसे ना, वो तो एक दफ्तर में काम करते थे ना, तो अब वो छुट्टियों में क्या आते थे, सिर्फ आते थे। अब जब वो छुट्टी में लौटते हैं, घर लौटते हैं, अपने गांव आते हैं,
और आनंदी से मिलने से पहले ही वह अपने भाई और अपने पिता से मिल चुके हैं। अब यहां पर क्या होने वाला है, भाई ने श्रीकंठ को आते ही बता दिया कि आनंदी से कहो कि मुंह संभाल कर मुझसे बात करे, वरना एक दिन अनर्थ हो जाएगा। तो यहां तो श्रीकंठ को अपनी ही पत्नी की शिकायत सुनने मिल गई। यहां तक कि उसके पिता ने भी कह दिया, हाँ, ठाकुर बेनी प्रसाद जी ने भी कह दिया, हाँ, बेनी माधव सिंह सॉरी ने भी कह दिया कि श्रीकंठ से कहा कि बहू को कहो कि मर्दों के मुंह नहीं लगना चाहिए। तो दोनों ने ही, है ना, बाप ने और भाई ने दोनों ने ही आनंदी पे इल्जाम लगा दिया। आनंदी तो भरी पड़ी थी। जैसे ही श्रीकंठ घर पहुंचा, उसने झगड़े का सारा हाल बताया उसे, और झगड़े की पूरी बात सुनकर और खड़ाऊ फेंक कर आनंदी की तरफ मारने की बात सुनकर वो बहुत क्रोधित हो गया और उसको अपने भाई के द्वारा किए गए इस दुर्व्यवहार की को एकदम अच्छा नहीं लगा, और इस सब के कारण उसने घर से अलग होने का निर्णय ले लिया। वो अपने पिता को अपना निर्णय सुना देता है और कह भी देता है कि अब उसका इस घर में कोई गुजारा नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से उसके घर में जो संयुक्त परिवार था वो टूट रहा था, जिसका वो श्रीकंठ खुद पक्षधर था, जिसका वो हमेशा फेवर करता था जॉइंट फैमिली का। अब आप जानते ही हैं कि गांव में क्या होता है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कुटिल मतलब जानते ही है ना, कुछ बुरे टाइप के लोग होते हैं जो बेनी माधव को के संयुक्त परिवार से और उसके परिवार के नीतिपूर्ण रहने से, इनकी गति से जलते थे। तो आप जानते ही हैं उनको क्या मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा चटकारे गले लेने के लिए, मजा मिलने के लिए कि अरे वाह, यहाँ पे तो लड़ाई हो रही है, आओ चलो सुने, देखें बाप बेटे में, है ना, या बाप और बहू, ससुर और बहू में क्या झगड़ा हो रहा है, आओ चलो सुनते हैं। तो इसको बहाने क्या करने लगते हैं, वो वहां पे पहुंचने लगते हैं गांव के लोग, है ना। तो यहां बाप बेटे में झगड़ा हो रहा है, बहस हो रही है, और कोई हुक्का पीने के बहाने, कोई लगान की रसीद दिखाने के बहाने बेनी माधव के घर जमा होने लगे, क्योंकि सबको इस बात में बड़ा मजा आने वाला था। आपने सुना ही होगा ना कि आपके घर की लड़ाई का दूसरे सिर्फ मजा ही ले सकते हैं, है ना, आपको कोई मदद नहीं करता है। अब श्रीकंठ तो गुस्से से लाल है, क्योंकि उसकी पत्नी आनंदी का अपमान हुआ है, उसकी पत्नी को जूते, वो कहता है जूते और चप्पल से मारा गया है। तो वो अपने पिता के सामने लड़ने को तैयार होता है, पर पिता नहीं चाहते हैं कि घर की बात वहां गांव वाले आ चुके हैं घर में और उनको पता चले। पिता थोड़े अनुभवी हैं, है ना, ज्ञानवान हैं, उन्होंने इस स्थिति को भांप लिया कि गांव के लोग वहां खड़े हैं, और उन्होंने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की। श्रीकंठ को समझाया कि कोई बात नहीं, मैं लाल बिहारी को समझा दूंगा, बट तुम परेशान ना हो। उसको ठंडा करने की कोशिश की, पर श्रीकंठ तो उत्तेजनावश अपने पिता से ही क्या करता है, बहस कर देता है। लाल बिहारी यह सब सुन रहा होता है और उत्तेजनावश श्रीकंठ यह कह भी देता है कि अब वह अपने भाई लाल बिहारी का मुंह नहीं देखना चाहता है। बस लाल बिहारी को जब यह पता चलता है कि उसका भाई उसका मुंह भी नहीं देखना चाहता है, तो उसे बड़ा दुख पहुंचता है। हां, अभी तक उसे यकीन था कि बड़ा भाई हमेशा उसका साथ देता था, अब उसे अपनी गलती का भी एहसास हो चुका था। उसे बड़े भाई ने जब यह कहा कि उसका मुंह नहीं देखना चाहते हैं, यह बात उसे सहन नहीं हो पाई। आनंदी के सामने, अब वह आनंदी के पास पहुंचता है लाल बिहारी, और अपने घर छोड़ने की बात करता है, वह माफी भी मांगता है। तो अपने देवर को आनंदी घर छोड़ने की बात सुनकर बहुत दुखी होती है, क्योंकि वो एक अच्छे परिवार की, हाँ, वह एक गुणवान परिवार की प्रतिभावान लड़की थी, है ना, उसमें अच्छे संस्कार थे, इसलिए उसने अपने किए पर भी, उसे खुद पर भी पछतावा होने लगा, अपने भी क्रोध आने पर उसे पछतावा होने लगा। वह स्वयं आगे बढ़ी और अपने देवर का हाथ पकड़कर उसे रोका और उसे घर जाने से मना किया। दोनों भाइयों में सुलह कराई। हां, इस प्रकार आनंदी की समझदारी पर बेनी माधव बहुत प्रसन्न हुए, पुलकित हुए, और बोले कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम भी बना देती हैं। तो इस कहानी, इस घटना से जिसने भी सुना वे सब आनंदी की उदारता की सराहना करने लगते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको किसी हिंदी सीरियल की कहानी के जैसी ही लगेगी, एक मेलोड्रामा कहानी लगेगी, बट हाँ,
यह कहानी बहुत ही सिंपल, आसान शब्दों में कही गई है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कहानी समझ में आ गई। नोट्स के लिए टेंशन मत लीजिएगा, यही नोट्स सेम लैंग्वेज सेम चीज मैं अवेलेबल करा दूंगा। आप जानते हैं कहां? आपकी अपनी वेबसाइट sirtarunrupani.com पे जी जाएं और वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं अपने आप से। और इसी तरह के सारे लेसन वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर रहा हूं और मैं यहां पर प्लेलिस्ट भी लगा दे रहा हूं। आप चाहें तो लेसन वीडियोस को देख सकते हैं और भी अपनी एक्सप्लेनेशंस को स्ट्रांग बना सकते हैं। थैंक यू एंड लव यू। बट एक रिक्वेस्ट करूंगा, समझ में आ गया है तो लाइक प्रेस करना मत भूला करो, क्योंकि योर लाइक इज एनकरेजमेंट फॉर मी। सो थैंक यू एंड लव यू एंड गॉड ब्लेस यू। बाय।